Good morning class. Today we'll start with class 8 history chapter 5 when people rebel 1857 and after. So in this chapter we are going to study how the powers of the kings and nawab lose very gradually. So in this chapter हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो इंडियन किंग थे और जो नवाब्स थे उनकी जो पावर्स थे, उनके जो टेरिटरी थी और उनके पास जो रेवेन्यू था, उनके पास जो पैसे थे वो किस तरह से धीरे धीरे खत्म होते गए और इन खत्म होने के पीछे क्या कारण था और ब्रिटिशर्स के कौन कौन से पॉलिसीज थे जिनके तहत इनकी जो टेरिटरीज थी वो खत्म हो गई. सो क्लास लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, नवाब्स लूज देयर पावर्स. सो हम कह सकते हैं नवाब जो है वो कैसे अपने रूल को उनके जो पावर्स थे वो कैसे खत्म हुए. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स इम्पोज सो मेनी टैक्सेस, alliances and policies through which the powers and the territory of the Nawabs and the Rajas were lost. So हम कह सकते हैं there is an example in your book Jhansi ki Rani. So Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband Nana Saheb. So basically the Jhansi ki Rani of Jhansi wanted her adopted son to be the king after the death of his husband Nana Saheb, but Britishers don't allow to become her adopted son as a king of Jhansi because Britishers wanted to take the territory of Jhansi because Britishers know that the power and the prestige of the Jhansi is not that much that they will revolt against the British. So this was the process through which Britishers wanted their territory. So there are so many other examples such as doctrine of lapse, subsidiary alliances. बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज हैं जिससे ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले लेते हैं. सो लेट्स सी, Awadh was one of the last territory to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over. So हम कह सकते हैं कि उस समय अवध जो है was the one of the last territories. So अवध जो है वो उनके एरिया में लास्ट टेरिटरी थी और ब्रिटिश क्या चाहते थे कि उसको अपने कब्जे में कर ले. तो उन्होंने एक प्लान बनाया. They started an alliance called subsidiary alliance. In 1801 उन्होंने एक subsidiary alliance introduce की और finally in the year 1856 में उन्होंने अवध को अपने अंडर में कर लिया और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल डेलहाउसी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये जो सब्सिडरी अलायंस था. सो लेट्स सी व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस. So class, basically we can call subsidiary alliance every ruler in India has to accept to pay a subsidy to the British for the maintenance of the British army. This is your definition in your internet. So let's see basic definition of the सब्सिडरी अलायंस. सो बेसिकली हम कह सकते हैं सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा अलायंस था जिसके तहत जो भी इंडियन किंग्स थे उनको अपना इंडिपेंडेंट आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी जिन्होंने भी ये अलायंस साइन किया था. और इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि उनके जो जितने भी एनिमीज हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेगी थ्रू द ब्रिटिश आर्मी और इसके लिए उनको थोड़ा सा सब्सिडी या फिर कंपनसेशन देना होगा फॉर द आर्मी. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पेनल्टी में ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक सम पार्ट ऑफ द किंगडम. सो ये एक ऐसी पॉलिसी थी. सो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस में
जितने भी नवाब्स एंड किंग थे, दे हैव साइंड सब्सिडियरी अलायंस and at in the end they lost their territories. So let's see definition. It was a policy in which Indian king and Nawab has to pay some subsidy to British government for maintenance of British Army. So, British Army, if any king fails to do so, then one part of his territory will be taken as penalty by the British गवर्नमेंट. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम था कि जितने भी किंग और नवाब थे, अगर उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो जो भी किंग्स और नवाब थे उनको अपनी आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी. उनके आर्मी की जगह ब्रिटिश आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड. जो भी अलग किंग्स में जो भी लड़ाइयाँ होती थी उन सब से भी. अगर ऐसा होने के बाद जो किंग थे उनको कुछ पैसे देने पड़ते थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. अगर वो मेंटेनेंस का जो पैसा नहीं दे पाते थे, तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो क्या करती थी, उनके टेरिटरी का एक पार्ट जो है वो पेनल्टी के रूप में लेती थी, जिसके वजह से धीरे धीरे इसी पॉलिसी के थ्रू जो है बहुत सारे किंगडम्स जो है वो खत्म हो गए. सो बेसिकली it was a policy in which Indian king and Nawab has to pay some subsidy to British government for maintenance of British army. If any king fails to do so, then one part of his territory will be taken as penalty by the British government. So इसी तरह से जो subsidiary alliances है, इससे बहुत सारी टेरिटरीज जो है वो इंडिया में खत्म हो गए. So basically हम कह सकते हैं, let's come to our next example. So in the year 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of Red Fort and given another palace in Delhi to reside. In 1856, Governor General Canning decided that the Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would be just be called princes. So हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने अनाउंस किया कि जो मुगल डायनेस्टी है, बहादुर शाह जाफर विल बी द लास्ट मुगल डायनेस्टी, और इसके बाद कोई भी मुगल डायनेस्टी का किंग नहीं बनेगा. और आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जाफर, उनका जो रेड फोर्ट था वो किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. और उसके बाद उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनको किसी और पैलेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा इन दिल्ली सर्कल. और उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी अलाउ नहीं होगा कि वो किंग बने, बट उनको जो दे विल रिमेन एज ए प्रिंसेस. सो दिस वाज द बेसिक पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू टेक द टेरिटरी ऑफ नवाब्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पीसेंट्स एंड द सिपॉयज.